हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि फोर्थ सेम शुरू हो गया है और फोर्थ सेम में हम मानव भूगोल पढ़ने वाले हैं। ये पहले दो जो आपने विषय पढ़े हैं वो भौतिक भूगोल से संबंधित थे। तो भौतिक भूगोल में भी आपने जियोमॉर्फोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी से संबंधित विषय का गहन अध्ययन किया। अब हम जो करने वाले हैं वो अब जो हम करने वाले हैं वो है मानव भूगोल। जब हम भूगोल को समझते हैं तो भूगोल को हम दो हिस्सों में विभाजित करते हैं। पहला है भौतिक भूगोल, दूसरा है मानवीय भूगोल। भौतिक भूगोल पृथ्वी तल एवं उससे जुड़े कारकों का अध्ययन करता है, जैसे कि आपने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा। इस सेमेस्टर में हम मानव भूगोल को पढ़ेंगे। तो जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है कि मानव भूगोल अर्थात मानव से जुड़ा भूगोल। मानव से जुड़े भूगोल का क्या अर्थ है और इसको हम किस तरह विस्तृत रूप में समझ सकते हैं। मानव से जुड़े भूगोल का अर्थ है कि जिस भूगोल के अंतर्गत, जिन भौगोलिक प्रक्रियाओं को समझने के अंतर्गत मानवीय प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, या जिन प्रक्रियाओं में मानव और भौतिक वातावरण का अंतर संबंध है, जो ये कारक है जिनके कारण प्रभावित होता मानवीय जीवन, इसके अंतर्गत हम मानव भूगोल को समझते हैं। तो मानव भूगोल के जो अगर हम समझे तो मानव भूगोल का जो अध्ययन है वो अत्यंत व्यापक है। उस व्यापकता को आप समझ सकते हैं कि ये इम्पिरिकल यानी आनुभविक एवं व्यवहार से कैसे कि हम अपने जीवन में आसपास घटित होते हुए देखते हैं कि किस तरह का मानवीय जीवन है, किस तरह का हमारा व्यवहारिक जीवन है, हमारे आसपास के निवास स्थान किस तरह से, हमारे आसपास किस तरह से लोग रहते हैं, हमारे जो हमारे आसपास लोग रह रहे हैं उनका कंपोजिशन क्या, उसमें बच्चे हैं, बूढ़े हैं या महिलाएं हैं, वो किस तरह से और उनका जीवन किस तरह से प्रभावित हो रहा है, इन सब का हम व्यापक रूप से अध्ययन करते हैं। इसको हम इम्पिरिकल या आनुभविक अध्ययन कहते हैं। दूसरा है कि व्यवहारिक, इम्पिरिकल भी अनुभविक भी, और दूसरा है व्यवहारिक। ये व्यवहारिक मानवीय जीवन से जुड़ा है। तो आप भूगोल की जो अर्थ समझेंगे तो भूगोल का अर्थ है कि भूमि से संबंधित अध्ययन। अगर हम उसमें भी आगे जाएं तो मानवीय भूगोल को समझे तो मानवीय भूगोल का अर्थ है मानव के घर को समझना, मानव के घर को समझना। इसमें उन्हीं सभी तत्वों का अध्ययन करना जिसने मानव को पोषित किया है। मानव भूगोल के में प्रकृति के संदर्भ में मानव के अध्ययन पर बल दिया गया है। अतः मानव मोटे तौर पर तीन चीज़ों का अध्ययन करता है। ध्यान रखिएगा, मानव भूगोल तीन चीज़ों का किसका अध्ययन करता है। नंबर एक, प्राकृतिक एवं मानवीय जगत के बीच संबंध। प्राकृतिक एवं मानवीय जगत के बीच संबंध, ये किस अर्थ में समझे, प्राकृतिक एवं मानवीय जगत के बीच संबंध। प्राकृतिक तो देखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति पहाड़ों पर रह रहा है, एक हाइट पे रह रहा है और उसी तरह से उसका जीवन संचालित होता है प्रकृति से। किस तरह से, आप हाइट पे जाते रहेंगे तो हाइट पे देखेंगे कि घरों के जो घर हैं उनका ढलान इस तरह से होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अगर कहीं बर्फ़ पड़ती है तो उस पर बर्फ़ ना जमे, घर से वो फिसल के नीचे जाए, तो इस तरह के घर बना रहे हैं। तो किसने प्रभावित किया? प्राकृतिक जीवन ने मानवीय जीवन को प्रभावित किया। वो किस तरह का खाते हैं, किस तरह का रहन सहन है, किस तरह के घर बनाते हैं, किस तरह की क्रियाएं संचालित होती है, ये प्रकृति द्वारा निर्धारित होता है। इसलिए मानवीय जगत और प्राकृतिक जगत के अंतर संबंध का अध्ययन किया जाता है। दूसरा, मानवीय परिघटनाओं के स्थानिक वितरण तथा उनके घटित होने के कारण। भाई, मानवीय परिघटनाएं कौन सी हैं, उनके स्थानिक वितरण की, किस स्थान पर कौन सी घटनाएं घट रही हैं। राजस्थान में किस तरह की स्थानिक घटनाएं घट रही हैं, या आप उत्तर भारत के मैदानों में किस तरह की स्थानिक घटनाएं घट रही हैं, या आप पठारी क्षेत्रों में किस तरह की मानवीय घटनाएं घट रही हैं, उनके स्थानिक विवरण के बारे में हम जानते हैं। तो अलग अलग जगह का अलग अलग स्थानिक विवरण
या वितरण का अध्ययन हम मानव भूगोल के अंदर करते हैं। तीसरा जिस चीज़ का अध्ययन करते हैं, विश्व के विभिन्न भागों के सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन। आप ये समझते कि मानवीय जीवन अत्यंत मानव जीवन कहें या मानवीय समाज है वो अत्यंत विविधताओं के साथ भरा है, तो उन विविधताओं को का हम अध्ययन करते हैं। क्योंकि अगर पहाड़ी क्षेत्रों का जो सांस्कृतिक जीवन है वो किस तरह का सांस्कृतिक जीवन है, वो लोग क्या खाते हैं, वो लोग कैसे रहते हैं, और किस तरह से मैदानी क्षेत्रों से उनका सांस्कृतिक जीवन अलग है, ये हम विश्व के अनेक स्थानों का अध्ययन करते हैं। कि जैसे हम कहें कि अगर साइबेरियन कंट्री है जहाँ -50 डिग्री टेम्परेचर चला जाता, तो मानव अपना जीवन किस तरह बिता रहा हो, वहाँ का सामाजिक जीवन किस तरह का, वहाँ आर्थिक जीवन किस तरह का, किस तरह की आर्थिक क्रिया होते हैं, तो ये मानव भूगोल के हम अंतर्गत करते हैं। तो हम इसके अंतर्गत 3 चीज़ों का अध्ययन करते हैं, ये आप समझ गए हैं। तो इसके बाद हम मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में डिस्कस करेंगे कि मानव भूगोल की प्रकृति क्या है, अर्थात नेचर क्या है। प्रकृति के अंतर्गत मैंने पिछली कक्षाओं में भी जिस विषय को शुरू किया, चाहे वो आपका फर्स्ट ईयर में फिजिकल ज्योग्राफी था, तो मैं इस बात पे जोर कर देता हूँ कि प्रकृति से हम समझते क्या। जब मैं किसी चीज़ को कह रहा हूँ कि प्रकृति के अंतर क्या डिफाइन करते हैं, तो प्रकृति के अंतर्गत हम लक्षणों एवं गुणों का व्याख्यान करते हैं। जैसे कि पूछा जाए कि भाई मैं किसी वस्तु का उदाहरण लेके कहूँ इसकी प्रकृति क्या है, तो आप उसके गुण एवं लक्षणों का वर्णन करते हैं। तो इस तरह से मानवीय भूगोल की प्रकृति क्या है, तो मानवीय भूगोल की प्रकृति के अंतर्गत आप जैसे कि समझ पा रहे हैं, हमने 3 चीज़ों का डिस्कस किया कि हम क्या क्या अध्ययन करते हैं। तो आप समझ सकते हैं भौतिक पर्यावरण तथा मानव जनित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन करते हैं कि भाई प्रकृति और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर संबंध किस तरह के हैं किसी स्थान पर, किसी स्थानिक जगह पर, तो हम इसका अध्ययन करते हैं। दूसरा, हम भू आकृति, मृदाएं, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, विविध प्राणी जात, वनस्पति जात, चट्टाने, खनिज के भौतिक वातावरण है, इन तत्वों का प्रभाव मानवीय जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, हम इसका अध्ययन करते हैं। तो मानव की हम सभी विकासात्मक गतिविधियाँ जो भी मानव अपने विकास को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं या उसके विकास की गतिविधियों का मानवीय परिवेश पर क्या प्रभाव पड़ता है या भौतिक परिवेश पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, हम उसका अध्ययन करते हैं। तो मानव भूगोल में यह अध्ययन किया जाता है कि विभिन्न भौतिक दशाओं में मनुष्य किस तरह से रिस्पॉन्स करता है और उसकी प्रकृति के साथ किस तरह से समायोजन है। जैसे कि हम विभिन्न जो मानव भूगोल से जुड़े मानवीय भूगोल के विद्वान हुए, उन्होंने विभिन्न परिभाषाएं दी, तो हम उन परिभाषाओं पर चर्चा करते हैं। तो जो फ्रेडरिक रेडजेल एक नाम है, फ्रेडरिक रेडजेल मानव भूगोल के बड़े मानव विज्ञानी कहे जा सकते हैं, मानव भूगोलवेता कहे जा सकते हैं। उनके अनुसार मानव भूगोल मानव समाजों और धरातलों के संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। संश्लेषित मतलब इनसे मिलके, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया, मानव भूगोल और मानव समाजों तथा धरातल की, भाई मैं फिर वही उदाहरण दे रहा हूँ पहाड़ी जीवन की, अगर वो धरातल किस तरह का है या उसका मैं कहूँ कि किस तरह का वो भौतिक वातावरण, उसके अनुसार किस तरह का समाज वहाँ विकसित हुआ है और किस तरह से वो अपने वातावरण पर निर्भर है, हम इसका अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। ये फ्रेडरिक रेडजेल का कहना है। दूसरा, हम कुमारी सैंपुल की परिभाषा की लेंगे, वो अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यानी अस्थिर पृथ्वी मतलब पृथ्वी में लगातार परिवर्तन होते हैं। पृथ्वी के आप देखेंगे दैनिक, आपने पिछले उसमें पढ़ा होगा कि दैनिक मौसम बदलता है, जलवायु बदलती है, पृथ्वी पे विभिन्न प्रकार का भौतिक वातावरण में चेंज आता रहता है, कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं ज्वालामुखी फट रहे हैं। तो ये अस्थिर पृथ्वी का द्योतक है। और इस अस्थिर पृथ्वी पर
क्रियाशील मनुष्य उसकी आर्थिक क्रियाएं क्या, वो क्या खाता है, कहाँ रहता है, किस तरह से वो अपना जीवन चला रहा है, इनके बीच दोनों के अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मनुष्य के बीच का अध्ययन है। तो तीसरा है विडाल डी ला ब्लाश, जो फ्रेंच स्कॉलर थे। तो उन्होंने कहा कि मानवीय जीवन भौतिक नियमों को पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इसके जीवों के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो आप ये समझ रहे हैं कि किस तरह से जो रेड जेल, कुमारी सैम्पुल या विडाल डी ला ब्लाश, इन तीनों ने कहने का क्या प्रयास किया। इन तीनों में जो मुख्य बात उभर के आ रही है, वो तीनों में मुख्य बात यही उभर के आ रही है कि मानवीय जीवन और हमारा भौतिक वातावरण जो हमारे आसपास है, उनके अंतर संबंध क्या है। मानवीय जीवन का हम किसी निरपेक्ष, यानी सिर्फ मानवीय जीवन को हम बिना वातावरण को साथ में रखे नहीं समझ सकते। जैसे आप कह रहे हैं कि गांव में प्राथमिक क्रियाएं होती है, तो गांव में प्राथमिक क्रियाएं क्यों होती हैं? क्योंकि वहाँ खेती होती है, क्योंकि मनुष्य जीवन पूर्णतः खेती पर निर्भर है, इसलिए वहाँ प्राथमिक क्रियाएं संपन्न होती हैं। तो प्राथमिक क्रियाएं किससे संचालित होती हैं? भौतिक वातावरण से। आप ऐसे तो नहीं है ना कि किसी ठंडी, हम अपने यहाँ सेब उगा सकते हैं, सेब से जुड़ी आर्थिक क्रिया तो नहीं कर सकते कि हम कल को फरीदाबाद में सेब उगाने लग जाए। सेब कहाँ उग रहे? हिमाचल में भी कहाँ? ठंडे स्थान पर। तो किस तरह से मानवीय समाज बना वहाँ का कि सेब की खेती करनी, क्यों? क्योंकि यहाँ ठंडा है और सेब के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाएं हैं, तो उससे मानवीय जीवन संचालित हो रहा है। तो समझ रहे हैं आप कि किस तरह से मानव और प्रकृति के बीच अंतर संबंधों के भूगोल का अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। तो आज हम सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।